हेलो एवरीवन। हम यहाँ क्या स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली हम स्टार्ट करने वाले हैं क्विक रिवीजन मॉड्यूल दैट हैज़ बीन रिलीज बाय विजन आईएएस of environment. So basically this is a very important subject that comprises of I think 20 questions, approx 20 question in the UPSC prelims every year, and this is really very important video where you have to check it out and check it out just the video once. Like if you go through the whole PDF once, you will get to know that the sufficient coverage that you need in the environment, it's really has been given here. So it's really important for you to cover this video because I find it very helpful. I read it and I find it very helpful. So I think that I should share this video and basically this PDF with you all. So thank you so much if you're going to support me. This is my first video on YouTube. I am trying to create a videos because as long as I'm reading only, I don't find it helpful. Whenever and I think that when I start the video, and I think that when I start making this videos helpful for you, it will really be helpful for me as well. So चलिए start करते हैं। अभी क्या पढ़ने वाले हैं हम एनवायरनमेंट में। चलिए टॉपिक्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। सिलेबस, लेट्स गो टू इट सिलेबस, कम ऑन। सो यहाँ पर इंडेक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहला टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इकोलॉजी, बिकॉज ये एक छोटा वीडियो रहने वाला है जहाँ पर हम इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देंगे जो भी ये पहला टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। ओके, सो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक। इसमें क्या रहा है, दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक वेयर यू हैव टू। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बीच का बेसिकली डिफरेंस समझाना चाह रहे हैं ये। तो इकोलॉजी क्या होती है, पहले तो हम देख लेते हैं कि टर्म को कॉइन किसने किया है सबसे पहली बार। तो द टर्म वॉज फर्स्ट यूज बाय जर्मन जूलॉजिस्ट। सो ही वॉज अ जर्मन जूलॉजिस्ट। जर्मनी लाइक we everyone know that there's a Germany country and they having so many scientists. जर्मन जूलॉजिस्ट ने ये टर्म दिया है अर्नस्ट हैकेल इन 1869 बेसिकली. सो दिस ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक दिस हैज़ बीन द PYQ ऑल्सो ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स. या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो PYQ में भी आ चुका है ये, तो आप इसको प्लीज़ रिमेंबर रखना बिकॉज ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो सभी को पता होना चाहिए. और ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये दिस इज़ रियली अ फैक्ट जो सभी को पता होना चाहिए. अब देखते हैं व्हाट इज़ इकोलॉजी. इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ an organism with their physical environment and with each other. तो मतलब ऑर्गेनिज्म का इंट्रैक्शन विद their physical environment, जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट जहाँ हम रह रहे हैं, एयर वाटर एवरीथिंग दैट वी आर रिसीविंग, सारी चीज़ें कंप्राइजेज होती हैं फिजिकल इन्वायरमेंट से. बेसिकली दीज थिंग्स आर फिजिकल इन्वायरमेंट. सो उससे और हम एक दूसरे से क्या मतलब ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से विद ईच अदर कैसे कनेक्टेड होते हैं, उनका इंट्रैक्शन कैसे होता है, ये होता है इकोलॉजी. ओके, तो स्टडी ऑफ द अर्थ. तो ये क्या कह रहे हैं, तो स्टडी ऑफ द अर्थ हैज़ अ हाउस होल्ड ऑफ प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो स्टडी ऑफ द अर्थ हैज़ अ हाउस होल्ड, हमें ऐसे लेना है कि अर्थ जो है ऐसी जगह जहाँ पर हम रहते हैं, और वहाँ पर क्या है, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग अराउंड द अर्थ, अराउंड आवर हाउस होल्ड. सो बेसिकली हमें ऐसे ही स्टडी करनी है. इकोलॉजी वही होती है. इकोसिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन कॉन्फ्रेंस विद नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट इंट्रैक्टिंग विद ईच अदर. सो यहाँ पर क्या है कि डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हमें पता है वो होते हैं, और उनका कॉन्फ्रेंस लाइक वो कैसे सहमति से रह रहे हैं, लाइक विद कॉन्फ्रेंस विद नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स. नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स क्या होता है, लाइक लैंड, वाटर, ये सारे नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स हैं. तो हम उनके साथ में लाइक डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स वहाँ रह रहे हैं और साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से. तो इन दोनों के डेफिनेशन में एक हल्का सा चेंज है. लाइक यहाँ पर क्या है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट एंड विद ईच अदर. ओके, सो साइंटिफिक स्टडी है यहाँ पर, और ये क्या है, कम्युनिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स कैसे एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं. इन्वायरमेंट क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल कंडीशंस that influence that affect the development and life of all organism on earth. Thus it can be said that as one surrounding. तुम्हारे सराउंडिंग जो कुछ भी है, सराउंडिंग में हमारे जो कुछ भी है, everything comprises of it is called as environment. So environment जो भी होता है, कहते नहीं हमारा, like we used to say always that our environment is not that good, that's why we are not able to speak English. So ऐसा बोला जाता है ना, तो बेसिकली इसीलिए. ओके, अदर रिलेटेड टर्म्स की बात करें तो ऑर्टिकोलॉजी क्या होती है. ऑर्टिकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज विद द एनवायरनमेंट. ऑट मीन्स लाइक इंडिविजुअली, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल स्पीसीज का एनवायरनमेंट के साथ में कैसा इंट्रैक्शन होता है, रिलेशनशिप होता है.
वो यहाँ पर ऑट इकोलॉजी बेसिकली वो डेफिनेशन शो करती है। और यहाँ पर इंडिविजुअल स्पीसीज, इंडिविजुअल, दिस बेसिक वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सिन इकोलॉजी में प्लांट कम्युनिटीज़ का रिलेशन विद देयर हैबिटेट, हाउ दे आर लिविंग, लाइक किस हैबिटेट में, लाइक यहाँ पर थोड़ा सा ग्रुपिज्म की बात हो रही है सिन, और यहाँ पर ऑट मीन्स इंडिविजुअल। ओके, गया हाइपोथेसिस क्या होता है, यहाँ पर एक वर्ड आप ध्यान रखिए, सेल्फ रेगुलेटिंग इंट्रैक्शन। तो मतलब जैसे जिन चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं उस सेल्फ लाइक जो भी नेचर में जो भी बदलाव होते हैं, वट एवर चेंजेस हैपन, सो सेल्फ रेगुलेटिंग गया हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वो जो चीज़ें हो रही हैं लाइफ डिपेंडेंट जो भी जिन जिन चीज़ों पे है वो सेल्फ सस्टेनेबल और सेल्फ रेगुलेटिंग इंट्रैक्शन होता है उनका। तो सेल्फ रेगुलेशन के थ्रू वो अपने लाइफ फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं बेसिकली। Okay, now we'll move forward towards the next topic, that is this is not a next topic but next term, ecotone. It's a like transition area, it's a junction or zone and transition area between two biomes. मतलब ये ट्रांजिशन एरिया लाइक हमने पढ़ा है ना कि लाइक फ्रेश वाटर होता है और सॉल्ट वाटर होता है, उनके बीच में जो एरिया होता है वहाँ पर मैंग्रोव ग्रो करते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव प्लांट्स, तो जो भी होता है, तो वहाँ पर क्या है कि वो एक ट्रांजिशन एरिया होता है जहाँ पर वो ग्रो करते हैं। तो वो लाइक वही ट्रांजिशन एरिया, उसको बेसिकली क्या बोला जाता है, वो इकोटोन होता है, दो बायोम्स के बीच का जो ट्रांजिशन एरिया होता है जहाँ पर दो कम्युनिटीज़ मीट एंड इंटीग्रेट बेसिकली। ओके, एग्जाम्पल में देखो मैंग्रोव है, ग्रास लैंड है जहाँ पर फॉरेस्ट एंड डेजर्ट के बीच का एरिया होता है। ओके, एस्चुरी हो गया, फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर के बीच का एरिया होता है, रिवर बैंक और मार्श लैंड बिटवीन ड्राई एंड वेट। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। अब नाउ इकोक्लाइन इज इट्स ऑल्सो अ वर्ड, इट इज़ अ जोन ऑफ ग्रेजुअल बट कंटिन्यूस चेंज। तो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे हो रहा है, ग्रेजुअल हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस हो रहा है बट कंटिन्यूसली हो रहा है बट धीरे धीरे हो रहा है। ओके, ग्रेजुअल बट कंटिन्यूस चेंज एक इकोसिस्टम से टू अनदर वेयर देयर इज नो शार्प बाउंड्री बिटवीन द टू। सो मतलब यहाँ पर बाउंड्री नहीं है, वहाँ पर ट्रांजिशन, इकोटोन में एक ट्रांजिशन एरिया है, इकोक्लाइन में देयर इज नो शार्प बाउंड्री, लेकिन चेंजेस यहाँ पर भी हो रहे हैं लेकिन ग्रेजुअल हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर एग्जांपल्स देख के हम समझ सकते हैं, लाइक ऑल्टीट्यूड हो गया, ठीक है, ऑल्टीट्यूड धीरे 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 चेंजेस होते हैं वहाँ पर, टेम्परेचर, थर्मोक्लाइन, सैलिनिटी, हैलोक्लाइन, डेप्थ एक्सेट्रा। सो दीज आर द थिंग्स। नाउ विल टॉक अबाउट लाइक एज इफेक्ट, एज स्पीसीज। ये एज इफेक्ट क्या होता है, चेंजेस इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट अकर एट द बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट्स। तो मतलब एज इफेक्ट क्या होता है कि लाइक किसी चीज़ के बाउंड्री पे, लाइक कहते नहीं एज हो गई है तो एकदम बाउंड्री पे लाइक चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन बाउंड्री ऑफ टू हैबिटेट्स के बीच में हो रहे हैं, वेयर सम टाइम द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पीसीज इन द इकोटोन इज मच ग्रेटर देन ईदर कम्युनिटी। सो मतलब यही है कि लाइक बाउंड्री मतलब किसी स्पीसीज़ की पॉपुलेशन ज़्यादा हो जा रही है, किसी की कम हो जा रही है, तो एज इफेक्ट ये होता है जिसकी ज़्यादा हो रही है वो अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगी विद आफ्टर सम टाइम दैट विल हैपन। यहाँ लिखा है ना एग्जाम्पल में, लाइक ये एज स्पीसीज़ क्या होती है, तो ऑर्गेनिज्म विच अकर प्राइमरली और most abundantly in this zone basically, these are called as edge species. Okay, now the next term is here, that is ecological nick. Nick क्या होता है, nick एक यूनिक फंक्शनल रोल होता है और पोजीशन होता है स्पीसीज का, मतलब हम मतलब कैसे लाइक हमारी भी एक हैबिटेट निक होगी, हमारी इकोलॉजिकल निक होगी, जैसे इसमें लिखा हुआ है हैबिटेट निक। हैबिटेट निक क्या होता है, जहाँ पर वो एनिमल स्पीसीज जहाँ पर भी रहते हैं, तो यूनिक फंक्शनल रोल होता है कि हमें यही खाना है, हमें यही रहना है, तो दीज आर द काइंड्स ऑफ लाइक प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, वो क्या है, वो प्लांट्स, मतलब वो बेसिकली वो प्लांट्स होते हैं। अब कार्निवोरस हर्बीवोरस में डिफरेंसेस तो होंगे, वो केवल प्लांट्स खाते हैं, वो दोनों खाते हैं, तो ये उनका एक निक हो गया। निक बेसिकली क्या है कि वो यही खाते हैं, उनका एक हैबिट है और दिस इज़ अ यूनिक फंक्शनल रोल दैट दे प्ले इन देयर लाइफ। सो ये होता है फूड निक हो गया, रिप्रोडक्टिव निक हो गया, फिजिकल एंड केमिकल निक हो गए। तो ये सारी चीज़ें, इफ़ वी हैव टू कंजर्व स्पीसीज इन इट्स नेटिव हैबिटेट वी शुड हैव नॉलेज। अगर हमें किसी भी मतलब एनिमल स्पीसीज को कंजर्व करना है उनके जहाँ पर वो रहते हैं उसी हैबिटेट में, तो हमें उनके निक रिक्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि बेसिकली ये क्या खाते हैं, कहाँ कैसे रहते हैं, कि रिप्रोडक्टिव निक क्या है, फूड निक क्या है और हैबिटेट निक क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम क्या है, बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है कि द मैक्सिमम रेट एट विच अ पॉपुलेशन कैन इंक्रीज व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस आर आइडियल। मतलब रिसोर्सेज हैं प्रॉपर और एनवायरमेंटल कंडीशन भी सब कुछ अच्छा है, एकदम प्रॉपर है, तो मतलब उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पे जो भी आपके मतलब हर चीज़ आपके मतलब रिसोर्सेज भी अच्छे खासे हैं, उस पर मैक्सिमम रेट क्या होगा किसी पॉपुलेशन के इंक्रीज़ का। एक कोई स्पीसीज़ है वो उसको प्रॉपर मतलब उसके पास खाना है, रहने की जगह है, तो उस जगह पे वो कैसे किस रेट में उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, तो ये होता है बायोटिक पोटेंशियल। तो मतलब मैक्सिमम रेट जो होता है वही होता है।
each species will have a different biotic potential. This is very obvious because different different species है उनका different different nick है, their different habits, their different environmental conditions requirement. So these are the things. Due to variation in a species reproductive span, the frequency of the reproduction, litter size, survival rate, etc. So these are the things. अब next हम क्या है, carrying capacity. Carrying capacity basically क्या होता है, it's a maximum number of individuals of a given species that an area's resources can sustain indefinitely without significantly depleting or degrading those resources. ये क्या होता है, maximum number of individual of मतलब जब आपके पास रिसोर्सेज प्रॉपर हो, सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल मतलब हो, तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है उस जगह पे, मतलब क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने रह सकते हैं वहाँ पर. जैसे अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी ये होती है कि मतलब जो उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू वो कितने टाइम तक वो सस्टेन कर सकता है विद अभी तो कैरिंग कैपेसिटी केवल जुलाई तक आई थिंक हो चुकी है बिकॉज अर्थ की, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ पोल्यूशंस, ग्लोबल वार्मिंग एंड एटसेट्रा कॉजेज. तो दीज आर द थिंग्स. कैरिंग कैपेसिटी मतलब उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है किसी भी एरिया में, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन दैट एंड रिसोर्स कैन इंडेफिनिटली विदाउट सिग्निफिकेंटली डिप्लीटिंग और डिग्रेडिंग दो रिसोर्स. नाउ दिस इज द थर्ड बेसिकली पॉइंट योर डिफरेंसेस बताने हैं इसमें, बायो एंड इकोसिस्टम. ओके, सो यहाँ पर कुछ मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई इनकी, तो डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले. बायो क्या है, रीजन ऑफ वेजिटेशन एंड एनिमल्स डिटर्मिन्ड बाय क्लाइमेट एंड लैटिट्यूड. तो क्लाइमेट कैसा है, लैटिट्यूड कैसा है, इस पर डिपेंड करता है बायोम कैसा होगा एनिमल्स का. ओके, वेजिटेशन ये सारी चीज़ें. और यहाँ पर इंट्रैक्शन होता है अमंग ऑर्गेनिज्म इन सेट एरिया. कोई एक पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर इंट्रैक्शन हो रहा है ऑर्गेनिज्म के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज. ये कैसे मिलते हैं एक दूसरे से, कैसे कैसे रह रहे हैं इन अ पर्टिकुलर एरिया, दैट इज इकोसिस्टम, देयर सर्वाइवल. अब लैटिट्यूड में देखें तो बायोम्स आर स्पेसिफिकली इन्फ्लुएंस बाय लैटिट्यूड. तो मतलब बायोम्स ये होता है कि लाइक एट अ पर्टिकुलर लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब हाइट, आप ऐसे कह सकते हो हाइट, नॉट पर्टिकुलरली हाइट बट यू कैन से डिफरेंट लैटिट्यूड, मतलब डिफरेंट हमने देखा है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्सेट्रा, दीज आर काइंड ऑफ लैटिट्यूड. सो जो यहाँ होते हैं उन हर जगह पे बायोम जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, लाइक वहाँ पर कैसी कंडीशंस हैं, कैसे एनिमल्स हैं एक्सेट्रा. इकोसिस्टम क्या है, वो लैटिट्यूड से उसको कोई मतलब नहीं है. दिस इज लिटरली नॉट इफेक्टेड और इन्फ्लुएंस्ड बाय लैटिट्यूड. सो ये हो गया. क्लाइमेट में देख लेते हैं, स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस बाय क्लाइमेटिक फैक्टर्स ऑफ रेनफॉल एंड टेम्परेचर. ओके, तो यहाँ पर क्लाइमेटिक फैक्टर्स हाँ ऑब्वियस है, लैटिट्यूड चेंज होता है तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स और रेनफॉल, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं, तो उससे ये इन्फ्लुएंस होगा बिकॉज ये लैटिट्यूड से ऑलरेडी इन्फ्लुएंस हो रहा है. और ये नॉट स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड, इवन यू कैन से मिनिमम वेयर, तो वेयर मिनिमम इन्फ्लुएंस तो हर जगह पे होगा बट यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है ये लोग क्लाइमेटिक फैक्टर, रेनफॉल, इन सब चीज़ों से, टेम्परेचर से. So ecosystem is something that is remain for a long time, that remains for a long time as sustainable as possible. ओके, जोग्राफिकल साइज की बात करूँ तो वेरी लार्ज कवरिंग मोस्ट डिस्टेंसेस. यहाँ पर मतलब अच्छा खासा लाइक लैटिट्यूड मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है एरिया. यहाँ पर स्मॉल मतलब इकोसिस्टम मतलब एक छोटे से एरिया को बोल सकता है, छोटा सा एरिया नहीं मतलब कुछ स्क्वायर किलोमीटर जहाँ तक इकोसिस्टम सर्वाइवल हो सकता है कुछ एनिमल्स का, कुछ ऑर्गेनिज्म का. ऐसे एनिमल लाइफ क्या होती है, डू नॉट ऑल नेसेसरली इंट्रैक्ट विद ईच अदर. ओके, एंड ऑलवेज इंट्रैक्ट विद ईच अदर, मतलब एक दूसरे से मिलते रहते हैं हर ट्रॉपिक लेवल पे, फूड वेब्स में. मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है. यहाँ पर बेयर मिनिमम और मतलब नेसेसरली नहीं होता है, मतलब मिल जाते हैं ऐसा होता है. मतलब बेसिकली ऐसा नहीं है वो मिलना चाहते हैं, दैट. ओके, एग्जाम्पल्स की बात करें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, सवाना हो गया, टुंड्रा हो गया, टाइगा हो गया, कोनीफेरस हो गया, सॉरी कोनीफेरस. ओके, यहाँ पर कोरल रीफ सिस्टम, तो ये लैटिट्यूड से बिल्कुल डिटर्मिन नहीं होता है. ये सारी चीज़ें डिफरेंट मतलब इकोसिस्टम के लिए सस्टेनेबल होती हैं. तो इकोसिस्टम जहाँ पर उनका क्रिएट हो गया, लाइक दे गॉट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया दैट दे वांट टू मीट फॉर देयर प्रोडक्शन, वहाँ पर इनका अच्छा खासा प्रोडक्शन हो जाता है. अभी ये गल्फ ऑफ मैक्सिको इकोसिस्टम हो गया, केप फिनबर्ज इकोसिस्टम. So these are some of the examples. Okay, let's move to the next topic. This is our next point. Components of ecosystem. Ecosystem में देखो तो there are of two types, abiotic and biotic. Okay, abiotic में दो types होते हैं, climatic factors, edaphic factors, और biotic में क्या होता है, producers, consumers, decomposers. Okay, decomposers. Okay, producers autotroph होते हैं, सबको पता है, कंज्यूमर हेटेरोट्रॉफ, और डिकम्पोजर सैप्टोट्रॉफ. ओके, याद रखना है सब. क्लाइमेटिक में ही हो जाएगा, क्लाइमेटिक फैक्टर, रेन हो गया, क्लाइमेट लाइट हो गई, विंड हो गई, टेम्परेचर हो गया. दीज आर वेरी वेरी ऑब्वियस थिंग दैट यू शुड नो. एडाफिक फैक्टर, ये आपको याद रखना है, ये टर्म बेसिकली इसमें क्या होता है, सॉइल, पीएच, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें मतलब जो अबायोटिक बेसिकली है ना, तो उसके टाइप्स हैं. और ये हो जाएगा हेटेरोट्रॉफ के. अब होते हैं चार टाइप्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी. लेट्स मूव फॉरवर्ड हियर.
बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये हमने पढ़ा है। प्रोड्यूसर क्या हो गया? दैट मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, बाय सनलाइट। बेसिकली ये क्या करते हैं? अपना खुद का फूड बनाते हैं, प्लांट्स वगैरह हो गया एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। कंज्यूमर क्या होते हैं? जो प्रोड्यूसर को खा के जिंदा रहते हैं। सो दे बेसिकली दे मतलब उनका ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों मतलब ऐसे होते हैं, या तो अदर कंज्यूमर को खाएंगे या तो बाई ईटिंग प्रोड्यूसर्स। तो दे सस्टेन देयर लाइफ बाई ईटिंग प्रोड्यूसर्स और अदर कंज्यूमर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? ये मतलब ऐसे दैट गेट देयर फूड बाय ब्रेकिंग डाउन, जो डेड होते हैं, डेड प्लांट्स एंड एनिमल, उनको खाते हैं और ये उनका फूड होता है बेसिकली। अभी इसमें दिया हुआ है कि कंज्यूमर्स के 4 टाइप्स होते हैं: प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस सबको पता होगा यार, प्लांट्स और एनिमल्स ये दोनों खाते हैं। टर्शरी में क्या होगा? फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर पे रहते हैं। तो अब ये हो जाएगा, प्राइमरी क्या है? प्लांट्स पे रहते हैं, और सेकेंडरी क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाते हैं। तो ऐसा है। Okay, this is the next point. That's function of ecosystem. Function of ecosystem, energy flow, ये होता है। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, बायो और जियो केमिकल साइकिल्स होती हैं इसमें, मतलब सल्फर साइकिल आपने बहुत सारी पढ़ी होगी, तो वो सारी चीज़ें। इकोलॉजिकल सक्सेशन, और ये हो गया होम्योस्टैसिस होता है, ऐसा होता है यहाँ पर। साइबरनेटिक हो गया, और फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। सत्वा क्या है? This is the 7th point here. Energy flow in an ecosystem. Ecosystem is maintained by cycling energy and nutrient obtained from different external sources, with sun being primary source of energy for all ecosystem on earth. तो आपको पता है लाइक साइक्लिंग एनर्जी होती है, मतलब ये बहुत सारे जियो केमिकल साइकिल्स, ये सारी चीज़ें। तो एनर्जी फ्लो की बात कर रहा है यहाँ पर। अभी देखिए नीचे पूरा एनर्जी फ्लो कैसे होता है। फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, पार, PAR, ओके। सो दिस इज सो PAR क्या होता है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। सो दिस इज इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ लाइट अवेलेबल फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए, हमें पता है प्लांट कैप्चर करते हैं केवल 2 to 10% ऑफ द PAR, मतलब जितनी सनलाइट आती रहती है उसकी केवल 2 to 10% दे कैप्चर, और उसी पे हमारा पूरा वर्ल्ड अगर फीड कर रहा है, उसी पे सस्टेन कर रहा है लाइफ। ठीक है। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? ट्रॉपिक लेवल लाइक पोजिशन, ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद द पोजिशन इट ऑक्युपाइज इन अ फूड चेन। तो मतलब वही ट्रॉपिक लेवल लाइक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है बेसिकली, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ये जो एग्जांपल्स हैं यहाँ पर हम यही पढ़ेंगे। ओके, सो द ट्रॉपिक लेवल इज द नंबर ऑफ स्टेप्स एन ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द चेन। ओके, स्टार्ट ऑफ द चेन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म here. A given species may occupy more than one tropic level in the same ecosystem at the same time. ओके, अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। प्रोड्यूसर्स में हमें पता है दिस इज अ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। एनर्जी ट्रांसफर की बातें हो रही हैं यहाँ पर। ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। ओके, सो यहाँ पर क्या है? टॉप कार्निवोर, फोर्थ में हो जाएंगे। थर्ड में कार्निवोर, सेकंड हर्बीवोर होता है प्लांट्स। तो नीचे से अगर ऊपर जाते हैं तो इट्स बेटर, ठीक है, पढ़ने में। और यहाँ पर देखिए, हमें पता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्लांट्स आते हैं, तो बेसिकली ग्रास हो जाएंगे, ट्रीज हो जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन मतलब बेसिक मतलब फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जो सीज में होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम में होता है, वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ओके, तो सेकंड ट्रॉपिक लेवल में अगर हम देखते हैं तो जू प्लैंक्टन हो गया, ग्रासहोपर हो गया, काऊ हो गया, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर हो जाएगा बर्ड, फिशेस, वुल्फ, मैन, लॉयन। मैन को देख रहे हैं आप? फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में है ये सब। लाइक वी आर टॉप कार्निवोर। ओके, टर्शरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर। ओके, प्रोड्यूसर आई थिंक दे आर द फर्स्ट एनर्जी लेवल। ओके, तो फर्स्ट होता है ये, उसके बाद प्राइमरी, देन सेकेंडरी, फिर टर्शरी। ओके, एट द फर्स्ट टॉपिक लेवल, वही अभी हमने जो देखा, फर्स्ट टॉपिक लेवल पे क्या? प्रोड्यूसर्स। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, दे यूज सोलर सिस्टम टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक मटेरियल थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो मतलब वही प्लांट्स हमें पता है खाना बनाते हैं। दे मेक देयर फूड बाय टेकिंग सनलाइट, carbon dioxide, they releases carbon dioxide while making their food also. So these are the things. Okay, herbivore क्या होते हैं? They are at the second trophic level. So they use the plants as food, which gives them energy. A large part of this energy is used for the metabolic functions. तो मतलब metabolic function में पता है ना, like whatever we do, like whatever happens, breathing, digesting food, etc. These are called as the metabolic activities or functions. Okay, so यहाँ पर लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं: ब्रीदिंग, डाइजेस्टिंग फूड, सपोर्टिंग ग्रोथ ऑफ टिश्यूज, मेंटेनिंग ब्लड सर्कुलेशन एंड बॉडी टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, द कार्निवोरस एट द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। ओके, तो मतलब वही अभी हमने पढ़ा ना यहाँ पर, सेकेंडरी थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे कार्निवोर होता है। दे फीड ऑन द हर्बीवोरस, ठीक है, and derive energy from their sustenance and growth. If large predators are present, they represent a still higher trophic level. Okay, and they feed on carnivores to get energy.
तो मतलब अगर लार्ज प्रेडेटर्स प्रेजेंट हैं तो वो मतलब ये फीड ऑन कार्निवोरस, वो खुद को ही खा के लाइक ऐसे मतलब फीड ऑन कार्निवोरस टू गेट एनर्जी, मतलब कार्निवोरस को ही खा लेंगे फिर अगर प्रेजेंट है तो। फूड चेन की अगर मैं बात करूँ तो द ऑर्डर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अदर, ठीक है, एंड इट्सल्फ या तो खाते हैं कंज्यूम करते हैं या तो खुद कंज्यूम्ड हो जाते हैं, लाइक इट्सल्फ कंज्यूम्ड by another organism to transfer energy, that is called as food chain. Okay, a food chain is structured differently for different species in different ecosystem. ठीक है, कॉर्न हो गया, रैट हो गया, ये सब क्या है, थ्री लिंक लाइक इसमें बताया गया है कि मतलब फूड चेन क्या होता है। फूड चेन बेसिकली कौन है, कौन को रैट खा रहा है, रैट आउल जो है रैट को आउल खा ले रहा है, सो दीज आर देयर फूड चेन। कैरेट है, रैबिट है, फॉक्स है, लॉयन है, तो ये मतलब फूड चेन के बेसिस पे है। ये 5 लेयर में कैसे होगा, ग्रास, ग्रासहोपर, फ्रॉग, पाइथन, ईगल। ओके, अब ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटल फूड चेन क्या होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रेजिंग में क्या है, लिविंग बीइंग बेसिकली ऑटोट्रॉफ जो होते हैं, प्रोड्यूसर्स हमने पढ़ा है ना, प्रोड्यूसर्स जो खुद से खाना बनाते हैं, हम उनसे खा के मतलब वहाँ से यहाँ पर स्टार्टिंग जो है ग्रेजिंग फूड चेन की वहाँ से होती है, प्रोड्यूसर्स से होती है, ऑटोट्रॉफ से होती है, जो खुद का खाना बना रहे हैं, ऑटोट्रॉफ खुद से। ओके, एंड एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट मूव फ्रॉम प्लांट्स टू हर्बीवोर कंज्यूमिंग देम एंड टू द कार्निवोर, तो मतलब ऐसे इनका डाइवर्ट हो रहा है। और डेट्राइटल में क्या है, इनका शुरुआत ही होती है डेड ऑर्गेनिज्म मैटर से, ठीक है, तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब जो है इन यहाँ से स्टार्ट होता है इनका। तो ये बिगिन वाला जो है यही डिफ्रेंशिएशन इन दोनों में, कि मतलब यहाँ पर ऑटोट्रॉप से प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है, फिर हर्बीवोर, फिर कार्निवोर, फिर ओमनीवोर। ओके, और यहाँ पर डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है, लाइक डिकम्पोजर से स्टार्ट होता है, और उसके बाद कार्निवोर एक्सेट्रा, कार्निवोर फिर ऐसे मतलब हो जाता है इनका फूड चेन। ओके, this is a second point, I think. Yeah. Okay. 7 major levels of organization of ecology. Okay. They make the basic unit of study in ecology. Okay. At this level, the form, physiology, behavior, distribution, and adaptation in relation to the environmental conditions are studied. Okay. Basic unit of study in ecology मतलब organism हमें पता ही है क्या होते हैं, like छोटे छोटे like bacteria etc. These are the things. Organism मतलब bacteria से लेकर बड़े ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, लाइक एवरीथिंग, लाइक ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एन एनिमल, सो वी विल नॉट बी विल ऑल्सो कम अंडर द आई थिंक ऑर्गेनिज्म कैटेगरी। यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट 7 मेजर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म, उसके बाद क्या है, ऑर्गेनिज्म हो गया, फिर पॉपुलेशन हो गई, फिर बायोलॉजिकल कम्युनिटी हो गई, फिर इकोसिस्टम हो गया, फिर लैंडस्केप हो गया, एंड देन बायोम, देन बायोस्फीयर। ओके, सो मतलब इससे मतलब धीरे धीरे इंक्रीज होता है। दिस इज बेसिकली द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। बायोलॉजिकल कम्युनिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लेना। दिस इज़ वेरी वेरी ईजी थिंग्स दैट यू कैन इवन रीड बाय योरसेल्फ। ठीक है, तो योगा लैंडस्केप क्या होता है, यूनिट ऑफ लैंड विद अ नेचुरल बाउंड्री हैविंग अ मोज़ेक ऑफ पैचेस। ये फालतू में डेफिनेशन को रूट बना रहे हैं यहाँ पर, बाकी दीज थिंग्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, बायोम क्या होता है, लार्ज रीजनल यूनिट है, रीजनल यूनिट। ओके, biome is a vegetation type and associative fauna, okay, found in a specific climate zone. एंड बायोस्फीयर की बात करें, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ कैन, पार्ट ऑफ द अर्थ मतलब ये काफ़ी इससे बड़ी एंटिटी है। तो मतलब जैसे जैसे नीचे हमारे हैं वो बड़ी बड़ी एंटिटी वहाँ पर वो हमें शो हो रही है। ओके, दीज आर द 7 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी जो भी है। फूड वेब की बात करते हैं नाउ। फूड वेब, ये देख रहे हैं आप, फूड चेन पूरा टोटल। ओके, नाउ फूड वेब क्या होता है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। अभी फूड चेन हमने पढ़ा, लाइक कैसे एनर्जी ट्रांसफर होती है, दे ईट समवन और बीइंग ईटेड, सो ऐसा था। अब यहाँ पर क्या है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। जो फूड चेन था उसमें इंटरकनेक्शन कैसे है, मतलब लाइक हम ये बटरफ्लाई कितने कितने को खा रही है, और लाइक उनका एक इंटरकनेक्शन कैसे वो चेन बनी हुई है, चेन का एक वेब, टोटल वेब। तो यहाँ पर जो ये वर्ड है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन। ओके, सो टू फॉर्म अ नंबर ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप, तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स एक्सेट्रा, एवरीथिंग कम अंडर दैट फूड वेब। सो इट्स अ बिगर डेफिनेशन दैन अ फूड चेन। ओके, फूड चेन इसका छोटा फॉर्म है। ओके, amongst different organism of a biotic community, it provides stability to the ecosystem. A food chain cannot stand isolated. Okay, so यही तो बता रही हूँ ना, दी कैन नॉट स्टैंड आइसोलेटेड। तो ये मतलब एक वेब में होते हैं, और एक फूड चेन क्या है, वो आइसोलेटेड हो सकता है। आइसोलेटेड मतलब एक पूरा एक ग्रुप जो होता है, उसका एक मतलब एक ग्रुप, लाइक पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दिस इज अ प्लांट। ओके, प्लांट हैज़ बीन ईटन बाय ग्रास, ग्रास हम बोल सकते हैं प्लांट में, ग्रास। ओके, तो ग्रास हैज़ बीन ईटन बाय ग्रासहोपर।
grasshopper is eaten by any mouse or whatever. Okay, mouse is eaten by a cat, and then cat is eaten by a tiger, lion, etc., or we can say a dog, etc. So this is a clear chain. This is called as फूड चेन. बट अगर यहाँ पर हम कनेक्शन कर दें ग्रास का, ये कौन सी और चीज़ों को, मतलब ग्रास को कौन और खाएगा, तो यहाँ पर रैट डायरेक्टली यहाँ पर कर दूँ और यहाँ पर डायरेक्ट टाइगर कर दूँ, तो ये मतलब ऐसा वेब अगर मैं क्रिएट कर दूँ, इधर मैं कुछ और लाइक ग्रास, और या फिर ग्रास ऊपर को मैं यहाँ पर डायरेक्टली माउस को मैं डायरेक्टली किसी और से माउस को यहाँ पर डॉग, तो मतलब ये एक टोटल वेब हो गया जो कि क्रिएटेड है. डिफरेंट यहाँ पर स्पीसीज़ हैं जिनको खा रहे हैं, तो ये एक वेब हो गया, दैट इज़ कॉल्ड एज फूड वेब. तो फूड चेन मतलब एक पूरा चेन होता है, और ये फूड वेब जो है ये काफ़ी वाइड डेफिनेशन होती है. ओके, सो ठीक है, ये हो गया. An interconnected and overlapping food chain in an ecosystem make a food web. ठीक है, food web comprises all the food chain in a single ecosystem, and each living thing in an ecosystem is a part of multiple food chain. 10% rule, this is a very important thing that you should understand. लिंडमैन लॉ हमने सुना होगा, तो ये उसी पे बेसिकली उसी पे बेस्ड है. ये देखती हूँ, उसको मैं लिख देती हूँ, लिंडेमन्स लॉ. ओके, सो इसमें क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, सपोज दैट मैंने कहा अभी कैट इज ईटन बाय डॉग. ओके, डॉग, एंड डॉग इज ईटन बाय लॉयन. तो उसमें क्या है, अगर इसके पास इसके पहले हम ग्रास बना देते हैं, तो ग्रास में क्या है, ये जो है ये खुद का फूड बनाते हैं ग्रास. दे आर ऑटोट्रॉप्स. ओके, इनके पास 100% एनर्जी होती है, जिसमें से 10% एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है कैट के पास. अब इसकी पूरी एनर्जी का जो 10% होगा वो डॉग के पास ट्रांसफ़र होगा, और जो इसकी पूरी एनर्जी का जो 10% होगा वो लॉयन के पास ट्रांसफ़र होगा. दिस इज़ 10% रूल. द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल in the grazing food chain is restricted as the transfer of energy follows 10% law. ओके, तो हर जितने भी मतलब जितनी सीरीज़ हैं, जितने लोगों को मतलब अंदर ईटन बाय एक्सेट्रा जो भी है, जब ट्रांसफ़र हो रहा है तो केवल 10% ट्रांसफ़र हो रहा है. दैट इज़ कॉल्ड एज 10% लॉ और लिंडमैन्स लॉ. ओके, ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल. ओके, अब इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम. ओके, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बीच का रिलेशन, ग्राफिकल रिलेशन जो होता है, रिप्रेजेंटेशन, दैट इज़ कॉल्ड एज इकोलॉजिकल पिरामिड. ओके, हम पढ़ते हैं यहाँ पर ये 3 तरह के होते हैं. दैट इज़ कॉल्ड एज दे आर पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ एनर्जी. ओके ओके, सो ये हो गया. अब इकोलॉजिकल पिरामिड हम पढ़ रहे हैं. इसमें क्या है, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी. 3 तरह के होते हैं ये इकोलॉजिकल पिरामिड. चलिए पढ़ते हैं. इट शोज़ द अमाउंट ऑफ बायोमास. ठीक है, इसमें बायोमास बेसिकली बायोमास लिख रहा है ना, तो बायोमास को अंडरलाइन कर दो, हाईलाइट कर दो, जो भी करना है. लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर. बायोमास हमें पता है ना, लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं बायोमास. प्रेजेंट पर यूनिट एरिया एट ईच ट्रॉपिक लेवल. ठीक है, हो गया. इट इज़ ड्रॉन विद द प्रोड्यूसर एट द बेस एंड द टॉप, कार्निवोरस एट द टॉप. ओके, मतलब यहाँ पर ये मतलब इनका एक वो होता है सीरीज़. तो देखिए यहाँ पर क्या है, इधर अपराइट और इन्वर्टेड, ये हमेशा याद रखना है. ठीक है, जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है या तो वो अपराइट में हो सकता है, इन्वर्टेड हो सकता है, नीचे मैं समझाऊंगी इसको. और पिरामिड ऑफ नंबर्स जो है ये भी अपराइट और इन्वर्टेड हो सकता है, बट पिरामिड ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज बी अपराइट. ओके, दैट विल नॉट बी इन्वर्टेड. तो ये चीज़ एग्जाम में आ सकती है. दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू रिमेंबर इट ऑल द टाइम, मतलब अपने दिमाग में रखना है इसे. ओके, सो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बायोमास, बिकॉज पिरामिड ऑफ बायोमास है. ठीक है, इट इज़ ड्रॉन विद द प्रोड्यूसर एट द बेसिक एंड द टॉप, कार्निवोर एट द टॉप. अब यहाँ पर हम देख लेते हैं बिकॉज इधर अपराइट और इन्वर्टेड क्या होता है. अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, ईच ट्रॉपिक लेवल हैज़ अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप विच इज़ मेजर्ड एट द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब ये है कि सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट पर्टिकुलर टाइम, तो मतलब हर ट्रॉपिक लेवल पे किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास में कुछ दे हैव सम अमाउंट ऑफ बायोमास, दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्टैंडिंग क्रॉप. तो हर एक पॉइंट पे, हर एक ट्रांसफर पे जो भी उनके पास बायोमास होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप. वहाँ से कुछ ट्रांसफर करते हैं, ऐसा कुछ. ठीक है, इधर अपराइट में क्या होगा, अपराइट का एग्जाम्पल देख लेते हैं डायरेक्टली. प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, टॉप कार्निवोर. तो यहाँ पर देखिए कैसे एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है. 1000 kg, 100 kg, 10 kg एंड 1 kg. ठीक है, दिस इज़ एन अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. और यही एक्वेटिक में हम देख लेते हैं. एक्वेटिक में क्या होता है,
दिस इज कॉल्ड एज एक्वेटिक में क्या होता है, इन्वर्टेड हो जाता है। इन्वर्टेड मतलब प्रोड्यूसर, यहाँ पर भी प्रोड्यूसर हर्बीवोर कार्निवोर, बट यहाँ पर एनर्जी ट्रांसफर हम देख सकते हैं कि नीचे से नीचे कम है, यहाँ कम है, बट यहाँ ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ ज़्यादा है बिकॉज यहाँ पर छोटी मछलियाँ हैं, इनका अमाउंट ज़्यादा होगा। फिर डॉल्फिन उसका भी अमाउंट, मतलब उसका अमाउंट एक एवरेज लेवल में होगा, बट वेल्स जो होती हैं वो बहुत ही कम होंगी। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफ़र है वो इन्वर्टेड है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये वाला। ओके, तो यहाँ पर भी अपराइट होगा और इन्वर्टेड होगा बोथ। तो अपराइट में देख लेते हैं, प्राइमरी हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। कंज्यूमर है तो उनका जो एनर्जी लेवल हो रहा है वो नीचे कम है, ऊपर ज़्यादा, मतलब नीचे ज़्यादा है, ऊपर कम है, तो ऐसे हो रहा है। अब पिरामिड ऑफ नंबर की बात करें तो नंबर मतलब क्या है, प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा होता है, हमें पता है। प्लांट्स, you can see plants a lot of everywhere plant is present. Okay, plant availability you will find the plant available everywhere. Okay, but primary consumer या वो भी अच्छे खासे अमाउंट में है, सेकेंडरी उनसे कम है, फिर उनसे कम है, तो ऐसा होता है। तो ये मतलब यहाँ पर ये अच्छे खासे अमाउंट में है, फिर उनसे कम, तो ऐसा है। इन्वर्टेड में क्या है, इन्वर्टेड में कैन से यहाँ पर हम नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्वर्टेड में क्या है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीजेज, बढ़ता है लोअर लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल। फॉर एग्जाम्पल ट्री इकोसिस्टम में, हमने ट्री इकोसिस्टम में देखा है, लाइक ट्री इकोसिस्टम में क्या है कि नीचे लाइक देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल। एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपवर्ड बिकॉज एनर्जी डिक्रीजेज एज वन मूव थ्रू द ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप ऑफ द पिरामिड। अभी इसमें क्या लिखा है कि एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपवर्ड बिकॉज एनर्जी डिक्रीजेज एज वन मूव थ्रू द ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप। ठीक है, ये तो ठीक है, बट ये इन्वर्टेड वाला इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर जैसे ट्री इकोसिस्टम लिखा है तो हम इसे बना लेते हैं। सबसे पहले तो इन्वर्टेड बनाना है, सो इन्वर्टेड बनाने में इन्वर्टेड। ओके, सो यहाँ पर ट्री हो गया, बर्ड हो गया, दिस इज ट्री अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट है। फिर बर्ड उसके ऊपर बर्ड्स रहती है ना, वो ट्री से तो कम ही, आई थिंक वो ट्री से ज़्यादा होंगी ऑलवेज, एक ट्री पे पता नहीं कितनी सारी बर्ड्स होती हैं। ओके, और बर्ड्स पैरासाइट्स जो होते हैं वो बर्ड से भी ज़्यादा अमाउंट में होंगे। तो दिस इज़ एन इन्वर्टेड यू कैन से पिरामिड ऑफ नंबर्स, एंड यहाँ से हम समझ सकते हैं। और पिरामिड ऑफ एनर्जी हमने देखा, एनर्जी ऑलवेज अपराइट होगा बिकॉज यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूसर यहाँ पर है, प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पर, एनर्जी हमेशा नीचे से ऊपर ही जाने वाली है, मतलब ज़्यादा से कम ही होने वाली है, वो ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक ऐसा। तो सेकेंडरी मतलब ये ऑलमोस्ट इक्वल ही है ना यहाँ पर, ये मुझे थोड़ा समझना होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ अ प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी बाय प्लांट्स एंड सब्सिक्वेंट यूज ऑफ दैट फिक्स एनर्जी बाय प्लांट ईटिंग हर्बीवोर। तो मतलब जो प्राइमरी फिक्सेशन सोलर एनर्जी जो हमने मतलब इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इट्स द प्राइमरी फिक्सेशन ऑफ सोलर एनर्जी बाय प्लांट्स कुछ अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी अपने अंदर रखता है। ठीक है, वो कुछ अब्जॉर्ब करा है, 2 to 10% ऑफ PAR, अब तभी हमने देखा था। और फिर क्या है, वो प्लांट्स जो है वो अपनी एनर्जी का सब्सिक्वेंट यूज़, मतलब उस एनर्जी का सब्सिक्वेंट यूज़ करता रहता है बाय प्लांट ईटिंग हर्बीवोर। मतलब ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, हर्बीवोर, एनिमल ईटिंग कार्निवोर, देन detritivores that feed upon dead biomass. Okay, ecologists refer to the productivity of green plants as primary productivity. Okay, gross, अब ये जो है हमने देखा है इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी आर ऑफ 2 टाइप्स। अब देख सकते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ओके, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ओके, प्राइमरी में क्या होगा हम देख सकते हैं। प्राइमरी क्या है, यहाँ पर ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, लाइक एक ग्रॉस होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और एक होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेम फॉर हियर, मतलब सेकेंडरी के लिए होता है, सेम फॉर सेकेंडरी ऑल्सो। इसके लिए नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है और ग्रॉस होता है। ओके, सो ऐसे पढ़ सकते हैं हम। डिफरेंट प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरियस इकोसिस्टम बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस इन अवेलेबिलिटीज ऑफ सोलर रेडिएशन, वाटर एंड न्यूट्रिएंट, द वर्ल्ड इकोसिस्टम डिफर ग्रेटली इन देयर इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। ये सब तो पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, इट्स रियली ईजी। अब ऑर्डर ऑफ प्रोडक्टिविटी हम देखते हैं। ओके, सो टाइप ऑफ इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जहाँ पर डिजर्ट होगा वहाँ पर हमें बहुत कमी ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, और वहाँ पर जो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होगी बहुत कम होगी बिकॉज कम ऑर्गेनिज्म है तो ऑब्वियसली कम होगा। ठीक है, फिर डिजर्ट में हमने देखा है, ओपन ओशन में भी कम होता है, टंड्रा, फिर कॉन्टिनेंटल सबसे ज़्यादा कम होता है, एस्चुरीज में होते हैं अच्छे खासे ऑर्गेनिज्म, वहाँ पर अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है, वो एनर्जी प्रोडक्टिविटी यू कैन से। तो ये मतलब ऑर्डर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए बिकॉज समटाइम्स दीज ऑर्डर्स कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन ऑल्सो, तो कभी कभी पूछ ले जाते हैं। सो ऐसा नहीं है कि सब याद करना है, बट यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स अगैन एंड अगैन सो दैट यू कैन रिकॉल इट in a better way. Okay,
Now, the thing is biological interaction. These are the manner in which species interact with each other. ठीक है, वो सब पढ़ने से समझ आ रहा है स्पीसीज एक दूसरे से कैसे इंट्रैक्ट करती हैं बेसिकली है दीज इंट्रैक्शन कैन बी इंटर स्पेसिफिक इंट्रैक्शन विद डिफरेंट स्पीसीज और इंट्रा मतलब बिटवीन सेम स्पीसीज ओके न्यूट्रलिज्म क्या होता है इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंट्रैक्शन वेयर नाइदर स्पीसीज अफेक्ट ये मतलब ये चीज़ें जो है ये हमें पढ़ना होगा नीचे ठीक है चारों तरह की दी हुई हैं यहाँ पर पढ़ सकते हैं ओके सो ये होता है इंट्रैक्शन टाइप इसमें पॉजिटिव इंट्रैक्शन होते हैं और नेगेटिव ओके तो ये पॉजिटिव इंट्रैक्शन हो गए जिसमें से जिसके दो टाइप्स हैं और नेगेटिव इंट्रैक्शन मतलब स्पीसीज एक दूसरे से इंट्रैक्ट करती हैं तो उनको क्या बेनिफिट होता है और क्या नेगेटिव होता है बेसिकली ये है म्यूचुअलिज्म पॉजिटिव मतलब दोनों हार्म नहीं होंगी किसी को पॉजिटिव किसी को फ़ायदा हो सकता है बट किसी को नुकसान नहीं होने वाला पॉजिटिव में म्यूचुअलिज्म हो गया कमेंसालिज्म हो गया इसमें क्या होता है प्लस प्लस यू कैन रिकॉल इट बाय प्लस प्लस स्पीसीज ओके कमेंसालिज्म में प्लस एंड जीरो टाइप that means one species is benefited but other species is neither benefited nor harmed मतलब एक को फ़ायदा तो हो रहा है पर दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा ठीक है तो इसके एग्जांपल्स हम यहाँ देख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया मेडिटेरेनियन ऑर्किड्स पॉलिनेशन होता है लाइकेन हो गया माइकोरिजिया जो भी है मतलब माइकोरिजा जो भी है एपिफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच हाँ ये एपिफाइट जो होता है मतलब ये मतलब ये होते हैं ये खुद के सारे नहीं होते ये किसी प्लांट पे ग्रो करते हैं लेकिन जिस प्लांट पे ग्रो करते हैं ये उनका फूड नहीं खाते ये खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं तो ये ग्रो तो उनके सहारे कर रहे हैं बट दे डोंट टेक बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट दे मतलब दे होस्ट ट्री जो भी है तो उनका नहीं बेनिफिट उठाते हैं तो ये मतलब यहाँ पर इस ट्री को कोई नुकसान नहीं है ठीक है मैंगो ब्रांच पे तो ये हो गया बारनेकल्स ग्लोइंग ऑन द बैक ऑफ अ व्हेल ओके जो भी है सी एनीमोन तो ये सारे एग्जाम्पल्स हमें याद रहने चाहिए वी शुड कीप ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स सो दैट वी कैन रिकॉल इट बाय द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ओके नेगेटिव इंट्रैक्शन की हम बात करें तो प्रेडेशन होता है पैरासिटिज्म होता है कॉम्पिटिशन होता है एमेंसालिज्म होता है अब यहाँ नेगेटिव मतलब किसी एक स्पीसीज़ को नुकसान तो पक्का होने वाला है एट एनी कॉस्ट ये प्लस माइनस होता है मतलब किसी एक को फ़ायदा किसी एक को नुकसान प्लस माइनस सेम टू सेम माइनस माइनस मतलब दोनों को नुकसान ही होता है एमेंसालिज्म मतलब एक को नुकसान हो रहा है एक को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा ओके सो यहाँ पर स्पीसीज में पढ़ सकते हैं अब इन्वेजिव कैक्टस जो है ठीक है वो कहीं पर जाती हैं तो दूसरे स्पीसीज़ का वो खुद तो फ़ायदे में रहती हैं बट इन्वेजिव मतलब ऐसी इन्वेजिव एलियन स्पीसीज में पड़ा होगा जो स्पीसीज जहाँ के नहीं है वहाँ पर ग्रो कर रही है कोई ग्रास है डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रास जो डिफरेंट इकोसिस्टम में और कहीं और ग्रो कर रही है तो मतलब लाइक द ग्रास दैट शुड बी जो होनी चाहिए आर्कटिक वाले एरिया पे वो हो रही है लाइक मेडिटेरेनियन यू कैन से लाइक यहाँ ट्रॉपिकल जोन में हो रही है तो दैट विल बी कॉल्ड एज इन्वेजिव कैक्टस और स्पीसीज एक्सेट्रा जो भी है स्टारफिश पिसास्टर ये सारे एग्जांपल्स हो गए ये कोको बर्ड हो गया ठीक है कैक्टस ये सब एग्जांपल्स हैं ओके हार्मफुल फॉर वन बट द अदर स्पीसीज आर अनअफेक्टेड इसमें क्या है पेनिसिलियम एंड स्टाफाइलोकोकस ओके बेनिफिटेड हार्म्ड अनअफेक्टेड ये मतलब बताया गया है यहाँ पर इसका मतलब क्या है अब इकोलॉजिकल सक्सेशन 13th पॉइंट ओके सक्सेशन मतलब इज अ प्रोसेस बाय विच द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी इवॉल्व्स ओवर टाइम सक्सेशन मतलब क्या है धीरे धीरे कैसे बायोलॉजिकल जो कम्युनिटी है वो इवॉल्व हो रही है ओवर टाइम के साथ मतलब कुछ एवोल्यूशन होता है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है यहाँ पर सेरल स्टेजेस होते हैं और एक फाइनल स्टेज होता है जिसको हम कहते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी लाइक ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी और स्पीसीज ना तो वैसे ही धीरे धीरे हमारा एवोल्यूशन हुआ पहले बंदर थे और कुछ फिर ऐसे ऐसे मतलब हुआ अभी होमोसेपियंस वगैरह तो ऐसा और यहाँ का एंटायर सीरीज ऑफ कम्युनिटीज़ दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिवन साइट इज कॉल्ड एज सियो ओके ये सारे टर्म्स याद रखते हैं टाइप ऑफ सक्सेशन ओके प्राइमरी सक्सेशन होता है और सेकेंडरी सक्सेशन होता है ओके तो प्राइमरी सक्सेशन प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है इट अगर्स इन एसेंशियली लाइफलेस एरियाज तो मतलब प्राइमरी सक्सेशन में क्या होता है कि कोई लाइफलेस एरिया है मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कभी भी उसके पहले पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी ठीक है वहाँ पर सॉइल प्रेजेंट है लेकिन वहाँ पॉपुलेशन पहले नहीं थी तो वो लाइफलेस एरिया है वहाँ पर अगर एक नई लाइफ इवॉल्व होने लगे तो धीरे धीरे उसे कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी में क्या होता है जहाँ पर पहले लोग रहते थे बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न दे मूव्ड फ्रॉम दैट एरिया तो जहाँ से वहाँ से हट गए रिमूव हो चुके हैं वहाँ पर अगर फिर से नई नई स्पीसीज रहना स्टार्ट कर दें दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन ओके सो दीज डेफिनेशंस आर वेरी सिंपल ओके ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन क्या होता है इट इज़ characterized by early and continued dominance of autotrophic organism like green plants that begins in a predominantly inorganic matter and the energy flow is maintained in depth मतलब यहाँ पर सक्सेशन हो रहा है ग्रीन प्लांट्स बेसिकली क्या है ग्रीन प्लांट्स प्रिडोमिनेंटली जहाँ पर हैं वो कहा जाएगा वहाँ पर ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन है
मतलब ग्रीनरी बेसिकली क्या है, ग्रीन प्लांट्स जहाँ पर ओवर मतलब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा है। एलोजेनिक में क्या है, द रिप्लेसमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग कम्युनिटी, जो कम्युनिटी पहले रहती थी उसको हटा के कोई नई कम्युनिटी का जो वो होता है मतलब एवोल्यूशन होता है, उसे कहते हैं। तो यहाँ पर मतलब ये एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से होता है, सॉरी एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से होता है, नॉट बाय एग्जिस्टिंग जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं उनकी वजह से नहीं, बट ड्यू टू सम एक्सटर्नल कंडीशंस, कुछ बाहर मतलब लाइक कुछ ऐसी कंडीशंस जो लाइक दूसरी स्पीसीज आना स्टार्ट कर दें और वो रिप्लेस कर दें जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज है उनको, दैट विल बी कॉल्ड एज एलोजेनिक स्पीसीज। ओके, ऑटोजेनिक में क्या, इट रिफर्स टू दैट टाइप व्हेन द कम्युनिटी इटसेल्फ, कम्युनिटी खुद ही मतलब यहाँ पर क्या था, एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म नहीं बट कोई एक्सटर्नल कंडीशन है, यहाँ पर कम्युनिटी खुद ही वो एरिया छोड़ के चली जाए और वहाँ पर कोई मॉडिफाई होकर कोई नया ऑर्गेनिज्म रहने लगे, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑटोजेनिक सक्सेशन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद द एनवायरमेंट मॉडिफाइड इट्स, मतलब खुद से, अच्छा कम्युनिटी खुद से ही मॉडिफाई कर रही है अपना एनवायरमेंट एंड दस कॉजिंग इट्स ओन रिप्लेसमेंट बाय न्यू, एग्जैक्टली जो मैंने भी बताया वही। हाइड्राक क्या होता है, हाइड्राक सक्सेशन, plant succession starting on relatively shallow water such as ponds and lakes and culminating in mature forest, मतलब धीरे धीरे मतलब ऐसा है कि पॉन्ड्स लेक्स हैं, पहले वहाँ से प्लांट सक्सेशन हो रहा है, प्लांट्स ग्रो हो रहा है, लेकिन कल्मिनेटिंग अच्छे खासे मेच्योर फॉरेस्ट बन जाए धीरे धीरे, तो विथ पीरियड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रॉक सक्सेशन, मतलब वहाँ पर वाटर की वजह से एक प्लांट फॉरेस्ट ही बन गया। जैसा ज़रा क्या होता है, प्लांट सक्सेशन स्टार्टिंग ऑन द बैर ग्राउंड, मतलब रॉक्स वगैरह पे जब बहुत ज़्यादा मतलब बैर ग्राउंड है, रॉक है, वहाँ पर पहले कोई स्पीसीज़ नहीं है, वहाँ पर जब कल्मिनेशन होता है इन द मेच्योर क्लाइमेट फॉरेस्ट, दैट विल बी कॉल्ड एज ज़राक सक्सेशन। द pioneer species such as lichens and mosses, या pioneer जो भी हैं, result in the gradual accumulation of soil। okay, so बायोजियोकेमिकल की बात करते हैं, ये एक साइकिल होता है जिसमें हम अभी पढ़ेंगे कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, नाइट्रोजन फ्लो ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर between organism and the physical environment। बायोजियोकेमिकल साइकिल की बात करें, कैन ईदर गैसियस के कितने टाइप होते हैं, और ये सेडिमेंट्री, इधर गैसियस और सेडिमेंट्री। ओके, अब गैसेस में क्या है, रिजर्वॉयर पूल इज द एटमॉस्फेयर, सेडिमेंट्री में रिजर्वॉयर पूल इज द अर्थ क्रस्ट। ओके, अब देखते हैं यहाँ डिफ्रेंसिएशन क्या है। अब यहाँ पर हमने कहा था ना कि लाइक डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स हैं, तो कार्बन साइकिल सबसे पहला, कार्बन एंटो कार्बन साइकिल को हम पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली क्या है कि कार्बन एंटर्स इनटू द लिविंग वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एंटर करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें पता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब प्रोड्यूसर अपने खुद का खाना बनाते हैं, ऑटोट्रॉफ, व्हेन दे स्टार्टेड मेकिंग फूड, दैट टाइम जो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज होता है, तो वहाँ से मतलब कार्बन साइकिल स्टार्ट होती है, कार्बन वहाँ से एंटर करता है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड फूड आर देन पास्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर। तुम्हें पता है वो 10% वाला हमने लॉ भी पढ़ा है, लिंडमैन लॉ, मतलब प्रोड्यूसर कंज्यूमर ये सब खाते हैं और एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी, लाइक कार्बन भी। तो ये क्या है, फाइनली रिटर्न टू द सराउंडिंग मीडियम बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो मतलब यही है कि रेस्पिरेशन मतलब वही खाना पीना, लाइक वो खाते हैं, रेस्पिरेशन, उसके बाद वो एक्सक्रीशन होता है, ये सारी चीज़ों के थ्रू क्या होता है कि कार्बन फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर आता है। एंड कार्बन इज ऑल्सो रिसाइकल्ड ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हमें पता है दैट इज द मोस्ट मतलब एनर्जी जो इंडिया में काफ़ी अच्छी खासा मात्रा में यूज़ होती है, अच्छी खासी मात्रा में यूज़ होती है, तो रिसाइकिल किया जाता है कार्बन यहाँ पर, तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, तो यहाँ पर भी कार्बन रिलीज होता है। तो ये ओवरऑल मतलब साइकिल इसमें दिया हुआ है कि कैसे कार्बन साइकिल होती है, सब आप पढ़ के समझ सकते हो। these are very easy things when you started learning environment easily। okay, nitrogen is present in the atmosphere in an elemental form। okay, and as such it cannot be utilized by a living organism। हमें पता है कि living organism like also we are living organism, तो हम directly जो है नाइट्रोजन को absorb नहीं कर सकते, तो there is a process called as nitrogen fixation। यहाँ पर कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी होते हैं जो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में स्टोर करने में, तो ये सारी चीज़ें होती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। हमारी बॉडी जो है मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी नाइट्रोजन को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करती है, तो इसका भी एक साइकिल होता है ओवरऑल। यहाँ क्या लिखा हुआ है, द एलिमेंटल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू कंबाइंड स्टेट विद एलिमेंट्स सच एज HCO, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन बाय सर्टेन बैक्टीरिया सो दैट इट कैन बी रेटली यूज बाय द प्लांट्स। तो मतलब बैक्टीरियाज के थ्रू मतलब ये जो मतलब जिस स्टेट में लाइक एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के, तो वो नाइट्रोजन को अलग करते हैं, अब अलग करते हैं तो उससे प्लांट्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं
प्लांट्स के थ्रू हमारे अंदर आता है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो सच बैक्टीरिया कैन टर्न नाइट्रोजन इनटू अमोनिया बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और अमोनियम जब कन्वर्ट होता है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी बॉडी में होता है। तो जब वो नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना, यही होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली। और जो एनिमल्स होता है, जो बेसिकली एनिमल्स कह रहे हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं एजोबैक्टर एंड आर्किया। सो दीज आर लाइक नाइट्रोजन को जो अमोनिया में कन्वर्ट करता है। डीनाइट्रीफाइंग क्या है? जो अमोनिया को बेसिकली नाइट्रोजन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उनको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। मेटाबोलाइज एंड नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स यूजिंग वेरियस प्रोसेस एक्सेट्रा, जो भी होगा। अब यहाँ पर आप साइकिल देख सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब यहाँ से स्टार्ट कहाँ होगा? स्टार्ट यहाँ से होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हो गए, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। देन दिस एंड ये हो गया अमोनिया, और ये समय कन्वर्ट हो रहा है। ये क्या है? नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, फिर डीनाइट्रीफाई करता है, फिर डीनाइट्रिफिकेशन होता है, एंड देन N2। ओके, सो दीज आर द साइकिल्स। अब एग्रीकल्चरल सिस्टम, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है? अब ये पढ़ लो, आप समझ जाओगे इंपॉर्टेंट ईजी थिंग्स। ओके, वाटर साइकिल देख लो, एवेपोरेशन होता है, ठीक है, इन सब में ट्रांसफरेशन प्लांट्स टेकिंग द फॉर्म ऑफ द वेपर टू द एटमॉस्फेयर। दिस वेपराइज वाटर सब्सिक्वेंटली कूल्स एंड condenses to form cloud and water. This cooled water vapor returns to earth as rain as and snow. Okay, so ये है इनका वाटर साइकिल। कलेक्शन, इवेपोरेशन, कलेक्शन नहीं बोल सकते, यहाँ से सबसे पहले वाटर जो है ये पहला प्रोसेस है, फिर कंडेंसेशन एंड देन प्रेसिपिटेशन एंड देन अगेन कलेक्शन। ओके, oxygen cycle is a cycle that helps move oxygen through three main regions of the earth, that is atmosphere, biosphere, lithosphere। और ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। लिथोस्फीयर लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अच्छी खासी मात्रा में तो वाटर में भी होता है ना ऑक्सीजन, तभी तो वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह ग्रो होते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन हो गया। ओके, दीज आर द थिंग्स। अब सेडिमेंट्री, अभी हमने पढ़ा था ना, दो तरह के होते हैं, एक सेडिमेंट्री होता है और एक कहाँ गया? ओके, बस दैट सेडिमेंट्री एंड गैसेस। ओके, सो हम सेडिमेंट्री पढ़ेंगे। सेडिमेंट्री में कौन सा होता है? सल्फर साइकिल होता है, और एक साइकिल और होगा, कौन सा? फॉस्फोरस होता है। एंड आई थिंक ये क्वेश्चन कहीं पूछा भी गया था, मुझे याद नहीं है, बट शायद प्रीवियस ईयर में आया था क्या ये, PYQ में मे बी। Okay, so ये sulfur occurs in all living matter as component of certain amino acids. Okay, abundant in the soil and proteins, and through a series of microbial transformation ends up as sulfate usable by plants. Okay, sulfur cycle, containing proteins that are degraded into the constituent amino acids. Okay, by the action of variety of soil organism. ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल क्या होती है? मैंने ट्रेन्स, जब बारिश होती है, फॉस्फेट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम रॉक्स। रॉक्स से जो होता है, रॉक्स में फॉस्फेट होता है ना, अच्छा खासा, हमें पता होगा कि रॉक्स जो होते हैं दे आर बंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, मिनरल्स जो भी है, तो उसमें फॉस्फेट जो है वो रिमूव हो जाता है रॉक से वाया वेदरिंग। वेदरिंग हमने पढ़ा है। एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू बोथ सॉइल एंड वाटर, इन दोनों में मिल जाता है। प्लांट टेक अप द फॉस्फेट, प्लांट्स के अंदर फिर फॉस्फेट जाता है फ्रॉम द सॉइल के थ्रू, विच देन मूव्स फ्रॉम प्लांट टू एनिमल, प्लांट से फिर एनिमल में जाता है। एंड हर्बीवोर ईट प्लांट एंड कार्निवोर ईट, फिर कार्निवोर में जाता है। ओके, द फॉस्फेट एब्जॉर्ब बाय एनिमल, जब एनिमल एब्जॉर्ब करता है थ्रू कंजप्शन, रिटर्न टू द सॉइल, सॉइल में अगेन रिटर्न होता है थ्रू एक्सक्रीशन। ओके, एज वेल एज फाइनल डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऐसे होता है। दीज आर द साइकिल ओवरऑल। यहाँ देख सकते हैं आप कैसे। ओके, सो प्लांट टिश्यूज, ओके, सिमुलेशन ऑफ प्लांट, वेदरिंग ऑफ रॉक, फॉस्फेट इन सॉइल, तो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। वेदरिंग हो रही है, सिमुलेशन हो रहा है, फिर लूज इन ड्रेनेज, डिकम्पोजिशन, ये सारी चीज़ें ईजी है, सब पढ़ के समझ सकते हैं। इकोसिस्टम सर्विसेज, ऐसी सर्विसेज जो बेनिफिट करती हैं पीपल को, ऑप्टेन, मतलब दैट बेनिफिट पीपल ऑप्टेन फ्रॉम, बेनिफिट्स पीपल ऑप्टेन फ्रॉम इकोसिस्टम। ठीक है, ऐसी सर्विसेज जो बेनिफिट करती हैं पीपल को ऑप्टेन फ्रॉम इकोसिस्टम। दीज इंक्लूड प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, कल्चरल सर्विसेज। डिफरेंट टाइप्स हैं। अब यहाँ पर मिलेनियल इकोसिस्टम असेसमेंट इनिशिएटेड 2000 में, ये इनिशिएट हुआ था बाय UN। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? लाइक टू एसेस करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इकोसिस्टम चेंज, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेज, उसके
कॉन्सिक्वेंसेज मतलब उसका परिणाम क्या होगा बेसिकली, जो भी इकोसिस्टम चेंज हो रहा है उसका परिणाम क्या होगा, उसके रिजल्ट्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें तो ये दिखता है, तो ये याद रखना है क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, दैन इकोसिस्टम सर्विसेज। अभी हमने देखा 3 तरह के होते हैं, प्रोविजनिंग, रेगुलेटिंग, कल्चरल सर्विसेज। प्रोविजनिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम इकोसिस्टम, रेगुलेटिंग, रेगुलेशन, बेनिफिट ऑब्टेन फ्रॉम द रेगुलेशन। रेगुलेशन जब हम कर रहे हैं एनवायरमेंट का, मतलब बचा के रख रहे हैं सारी चीज़ें, वाटर को कंजर्व कर रहे हैं, तो उससे हमें मतलब क्या बेनिफिट हो रहा है। अगर रेगुलेट करके रख रहे हैं तो जब उसमें जो बेनिफिट्स होता है वो होता है। कल्चरल सर्विसेज, नॉन मटेरियल बेनिफिट्स, लाइक हम कहीं जा रहे हैं टूरिज्म के लिए, तो वहाँ पर हमें कुछ चीज़ें लाइक एस्थेटिज्म हमने सुना है, एजुकेशनल, ये सारी चीज़ें कल्चरल में आ जाएंगी। प्रोविजनिंग में फूड, फाइबर, मतलब जो हमें इकोसिस्टम से मिल रहा है, और रेगुलेशन के थ्रू लाइक क्लाइमेट रेगुलेशन, फ्लड, तो ये सारी चीज़ें हो गई। सपोर्टिंग सर्विसेज में क्या है, सर्विसेज नेसेसिटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल अदर इकोसिस्टम सर्विसेज। ओके, ये तो डेफिनेशन से समझ में आ रहा है। बायोडाइवर्सिटी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये हो गया। बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, genetic richness, species richness, biotic interaction, ये drivers of change, okay, response, socio-economic system, ecosystem use and management, other capital inputs, human well-being, nutrition, clean air, benefit क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये important हैं, थोड़ा वो ऐसे बस एक नज़र डालना है, you should have a glance over it, okay. Natural capital, related concept and organization. Natural capital क्या होता है, it include those elements of the nature that provide valuable goods and services to humans. ह्यूमंस के लिए जो भी लाइक ऐसे एलिमेंट, दोज एलिमेंट ऑफ द नेचर, ऐसे एलिमेंट जो ह्यूमंस के लिए कुछ वैल्यूबल गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, उनको कहते हैं नेचुरल कैपिटल। लाइक स्टॉक, फॉरेस्ट से हमें कुछ पैसे मिल जाते हैं, फूड हम खाते हैं, ये हमारे लिए मतलब यूज़फुल है। फॉरेस्ट भी हमारे लिए होता है, वहाँ पर हमें बहुत तरह के फ्रूट्स वगैरह मिल सकते हैं, बहुत एक मेडिसिनल जो चीज़ें होती हैं वो भी फॉरेस्ट में मिलती हैं मोस्टली। ओके, क्लीन एयर, वाटर, लैंड, मिनरल एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज़ें एसेंशियल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, अल्टीमेटली प्रॉस्पेरिटी। ओके, again, natural capital accounting, also called as environmental economic accounting, a tool that can help to gain an understanding of the interaction between the economy and the environment. Okay, used to measure the state of ecosystem, flows of ecosystem services, as well as changes in stocks and flows of natural resources. तो ये सब समझ में आ रहा है। सिया क्या है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, क्या है, सिस्टम ऑफ एनवायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिकल सिस्टम होता है, ये इंपॉर्टेंट है, that brings together economic and environmental information into a common framework to measure condition of the environment, contribution of the environment to the economy and the impact of the, ये तो definition से समझ में आ रहा है, लाइक statistical measure है कि ये जो मतलब इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है और उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, ये सारी चीज़ें मेजर करने के लिए। इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में हमारे कितना, मतलब ये बेसिकली हमें इकोनॉमिक अकाउंटिंग में हेल्प करता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें NCAVES, Natural Capital Accounting and Valuation of Ecosystem Services, ये सब ऐसे पढ़ लेना एक बार, you should go through it once. Like ये क्या है, TEEB, it's very important. ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है दैट इज बेस्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड एट द इंटरनेशनल एनवायरमेंट हाउस। द टीब ऑफिस इज होस्टेड बाय द UNEP। ओके, सो ये क्या है, मेकिंग नेचर वैल्यूज विजिबल, मतलब जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं वो इतना यूज़ करें वो सस्टेनेबल है फॉर द पीपल, फॉर द अपकमिंग जनरेशन एज वेल। ओके, तो मतलब इतना अमाउंट में यूज़ करना है, तो डिसीजन मेकिंग एट ऑल लेवल पे अच्छी होनी चाहिए। अक्टूबर 2010 में रिलीज अपना रिपोर्ट इन्होंने रिलीज़ किया था, जिसका नाम है मेन स्ट्रीमिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ द नेचर, ये सब है। Launch the Bank of Natural Capital to communicate its finding. Okay. 3 core principles हैं यहाँ पर, रिकोगनाइज करो द वैल्यू ऑफ इकोसिस्टम, डिमॉन्स्ट्रेट करो उसको, शो करो सबके सामने, कैप्चर करो उसकी वैल्यू, इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ द, तो ये सारी चीज़ें। IPBS क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। ओके, जेनेसिस कब हुआ है इसका, 2012। ऑब्जेक्टिव, comprehensive scientific evaluation ever made of the state of nature, detailed account of health of the species जो होती हैं उनको लाइक अकाउंट में रखता है ये, जो हमारे अर्थ में है। कंडीशन हैबिटेट्स की कैसी है और कितने स्पीसीज वहाँ पर रह रहे हैं, और मेंबरशिप कितनी, 130 मेंबर हैं। फर्स्ट इंटरगवर्नमेंटल रिपोर्ट है ऑफ इट्स काइंड, and on the landmark millennial ecosystem assessment of 2005. Okay, these are the thing introduced. Report concluded a second fastest mass extinction event, ये अभी हो रहा है, ठीक है, is underway, मतलब ये हो रहा है, सेकेंड फास्टेस्ट मास एक्सटेंशन इवेंट। एक्सटेंशन मतलब बहुत सारी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं ऐसे। द रिपोर्ट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटी का इंपॉर्टेंट कितना है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल हैबिटेट। तो इंडिजीनियस कम्युनिटी को हमको बचा के रखना चाहिए, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ की, उन्हें। ओके, so finally this is the end of the first topic and I'm really happy, I'm tired, and thank you so much,
and the video is about to end because this is my first video. I don't know how the response is going to be, and let's see what kind of response you guys are going to give me. Please like, subscribe, and follow my channel. Whatever जो भी होता है, first time video बना रही हूँ तो I don't know how to talk. Okay, thank you so much. Thank you so much. Bye.